जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय। यानी कि राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में यानी कि स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, ईपीएससी या एमपीपीसीएस, आरएएस यानी कि आदि परीक्षा में प्रश्न पूछे हुए हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी। यानी कि निरपेक्ष, प्रति व्यक्ति वास्तविक यानी कि प्रति व्यक्ति रियल जीएनपी की वृद्धि आर्थिक दर, आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती। यानी कि जब आर्थिक जो विकास की ऊंची दर है तो उसका संकेत नहीं करती यदि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। अगर निर्धनता और बेरोजगारी में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो इनकी जो दर है, ऊंची दर का संकेत नहीं करेगी, ऊंची दर नहीं होगी अगर निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ही कथन है हमारा, पहला कथन है पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। तो दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि जो रियल जीडीपी है, यानी कि रियल जीडीपी है, वास्तविक घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ये पिछले दशक में, पिछले 10 सालों की बात हो रही है, तो ये बढ़ती रही है। तो दोस्तों आपको पता है कि कोरोना काल में ये घटी हुई है, क्योंकि ये जो जीडीपी हमारी वो घटी हुई है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू लगातार बढ़ता रहा है। तो ये कथन सही है, क्योंकि ये पिछले दशकों में बाजार कीमतों पर जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती रही है दशक में, तो इस प्रकार ये कथन सही हो जाएगा। यानी कि जो बाजार कीमतों पर यानी कि महंगाई है वो बढ़ती रही है, तो इस प्रकार कथन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है। यानी कि किसी देश की कर और जीडीपी के अनुपात में अगर कमी हो तो वह क्या सूचित करता है। तो ये क्या सूचित करता है, तो यह करता है आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। क्या सूचित करता है, आर्थिक दर वृद्धि होना सूचित करता है। या फिर अगला है राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। तो ये कथन इससे संबंधित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना ये प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल एक सही होगा। अगला प्रश्न हमारा दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है। यानी कि राष्ट्रीय आय पूछी हुई है, तो किसी दी हुई अवधि के लिए एक वर्ष एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो वो होती है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। यानी कि उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उसके बराबर होती है क्या, राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। यानी कि कौन सा कथन इसमें से या कौन सा विकल्प इसमें से राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है, तो वो है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी जोड़कर ये प्रत्यक्ष करता है कौन, राष्ट्रीय आय। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चय किसने किया था। तो ये सर्वप्रथम अभिनिश्चय किसने किया था, तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, दी पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दी पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इन्होंने इस 20 रुपये की बात कही थी। अगला प्रश्न है वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है, किसका ध्यान रखा जाता है, तो ये मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को ध्यान रखा जाता है। यानी कि जो स्थिर मूल्य है, जो स्थिर मूल्य है उस पर जब आय, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को ध्यान में रखते हैं तो मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को ध्यान में रखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है वो प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा,
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? यानी कि भारत में पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम क्यों है? भारत में जो है समृद्धि दर क्यों कम है? तो वो है ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात, यानी कि ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण समृद्धि दर कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? यानी कि वृद्धि की दर धीमी है, तो वो क्या है? पहला है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, तो ये कथन सही है। हम आगे भी देख सकें, पूंजी निर्माण की दर होते हुए भी और समृद्धि दर क्यों कम होती है? तो वो उच्च पूंजी उत्पाद के अनुपात से, तो इसलिए ये भी इसमें कारण आ जाएगा प्रति व्यक्ति की आय में। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, तो ये भी कारण इसमें आ जाएगा। पूंजी निर्माण की ऊंची दर, वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर, ये दोनों इससे कोई संबंध नहीं है इसका। तो ऊपर वाले केवल 1 और 2 क्या है इसमें? सही है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो वो कौन थे? पीसी महालनोबिस, याद कर लेना। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? यानी कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का जो सबसे अच्छा माप है, तो वो क्या है? तो वो है प्रति व्यक्ति उत्पाद, यानी कि प्रति व्यक्ति उत्पाद को देख लें तो आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? यानी कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। किस पुस्तक में किया था? वो थी दी पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, यानी कि कोई देश है तो उसमें जीवन के स्तर कैसे प्रतिबिंबित होता है? तो होता है प्रति व्यक्ति आय से, यानी कि व्यक्ति की आय कितनी है। अगला प्रश्न है, यदि एक दी हुई समावधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए, यानी कि कोई कीमत है, मान लें किसी सामान की कीमत 10 हो गई, 5 रुपये की मिलती थी, यानी कि 5 से 10 हो गई, और ये भी मौद्रिक मूल्य जो 5 से ये भी 10 हो जाए, यानी कि मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए, तो वास्तविक आय क्या रहेगी? तो ये दोनों तो बराबर हैं, तो अपरिवर्तित रहेगी, वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से GNP दे रखा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से घिसावट को माइनस कर देते हैं, यानी कि जो मूल्य ह्रास है उसे अगर माइनस कर दें तो शुद्ध, एकदम शुद्ध बचेगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचेगा, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होता है? जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय। तो जीडीपी क्या है? ये भारत की आय है, यानी कि ये भारत की है। अगर इसमें से जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं अगर उनकी भी आय को जोड़ लिया जाता है तो वो बन जाता है GNP, यानी कि ग्रॉस नेशनल, पूरे राष्ट्र की बन जाती है। अगर इसमें से भी घिसावट को हटा दें तो फिर ये यहाँ पर हमने घिसावट हटाई है तो फिर भी ये NNP बचता है, यानी कि इसमें दोनों कथन हमारे क्या है? सही है, तो इसमें C ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। एक बार देख लेती है, यह है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि पूरे राष्ट्र का उत्पाद। अगर इसमें से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट हटा दें, यानी कि इसमें घिसावट मिली हुई है, घिसावट हटा देते हैं तो ये बिल्कुल शुद्ध रह जाता है, तो इसमें ये शुद्ध आ गया। अगला है शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये GDP दे रखा है। GDP में अगर भारत यानी कि विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ लिया जाए तो वो GNP बन जाता है। अगर GNP में से घिसावट व्यय घटा दिया जाए तो वो NNP बन जाता है, तो इस प्रकार ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? इसमें से कौन सा एक आर्थिक
वृद्धि का परिचायक है, तो वो है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि। सुस्थिर वृद्धि यानी कि अगर इसमें से हमसे कारण पूछा है आर्थिक वृद्धि, वृद्धि का कारण पूछा है, तो क्या होगा? अगर प्रति व्यक्ति की आय में सुस्थिर, बिल्कुल सही से स्थिर अवस्था में वृद्धि हो रही है, तो ये आर्थिक वृद्धि का परिचायक होगा। इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो चलिए देख लेते हैं। पहला कथन है आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। तो एकदम सही है दोस्तों। जो भारत का पहला आधार वर्ष 2004-05 था, वो बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। तो आधार वर्ष बदल दिया गया है और इसमें गणना विधि को भी बदला गया है। तो दोस्तों ऑप्शन तो हमारा बी भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा ठीक हमारा ऑप्शन ए है। क्यों है? क्योंकि इसमें आधार वर्ष दे दिया गया और गणना विधि भी दे दी गई है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, जो भारत में राष्ट्रीय आय है उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की परिकल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता? यानी कि सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता? तो किसको ध्यान में नहीं रखा जाता? तो विश्व बैंक के वित्तीय सहायता में वृद्धि, यानी कि विश्व बैंक ने जो ऋण दिया है उस, यानी कि वित्तीय सहायता दी है, उसको ध्यान में नहीं रखते। तो इस प्रकार ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे इस राष्ट्रीय आय के 20 प्रश्न जो हमने पूरे कर लिए। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपके समझ में नहीं आए तो इन्हें और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इनके आसपास से जो टॉपिक बनते हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि जो प्रश्न बने हैं इनसे संबंधित टॉपिकों को पूरा कीजिए। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में इसी मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए हम यहीं रहने देते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।